और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अपर्णा यादव जो कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा रही है, बीजेपी में शामिल होगी। बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अपर्णा यादव बीजेपी में कल शामिल होंगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बहुत बड़ी खबर है। ऐश्वर्य कपूर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, उत्तर प्रदेश के सियासत में बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, हमको ये बताया जा रहा है विवेक कि कल सुबह 10 बजे अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पुत्रवधू हैं, उनके बेटे, उनके छोटे बेटे की धर्मपत्नी हैं, वो कल भारतीय जनता पार्टी सुबह 10 बजे लखनऊ में ज्वाइन करने वाली हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा सिंबॉलिक एक विक्ट्री होगी बीजेपी की, और अखिलेश यादव के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हो सकता है ये, क्योंकि जैसा कि हम लगातार बोल रहे हैं कि अपर्णा यादव वो हैं जिन्होंने, हमने देखा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की जो इंटरनल फ्यूड है, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव, उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, लेकिन अपर्णा यादव के पॉलिटिकल एम्बिशंस हमेशा से ही रहे हैं, और ये बात मुलायम सिंह यादव भी जानते हैं। आज उनकी करीबन 1.5-2 घंटे शिवपाल यादव से मीटिंग हुई है, जो कि दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ आके जुड़ गए हैं। उसके बाद इस तरह की खबरों पर पुष्टि हुई है कि वो कल सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही है। और ये पिछले कुछ क्षण पहले ही ये खबर अभी सार्वजनिक हुई है कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की धर्मपत्नी, प्रतीक यादव की धर्मपत्नी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। अखिलेश यादव के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हो सकता है कल सुबह 10 बजे जब विवेक। ऐश्वर्य, इसका असर क्या देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की, अगर हम आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो? ये एक सिर्फ सिंबॉलिक होगा, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ के एक हवा बनाने की कोशिश की है। तो अपर्णा यादव अपने साथ कोई क्लाउड नहीं लाती, अपर्णा यादव कोई बहुत बड़ी नेत्री नहीं है, अपर्णा यादव कोई बहुत बड़ी जमीन से जुड़ी हुई नेत्री नहीं। उनके पास सिर्फ एक चीज है, और वो ये कि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे की धर्मपत्नी है। ये उनका एक पॉलिटिकल अर्निंग है, और साथ में वो जो काम करती है, वो एक सोशल वर्कर है। वो सब अपने साथ वो अपना बैकग्राउंड लेके आएंगी, लेकिन पॉलिटिक्स में वो एक इंडिकेशन है, जो एक हवा बनने की बात जो कही जाती है, उस पे कहीं ना कहीं वो काम करेंगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की धर्मपत्नी अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऑल इज नॉट वेल इनसाइड द फैमिली। और ये जो एक बात है जिसपे अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि नेताजी उनके साथ हैं, मुलायम सिंह यादव उनके साथ हैं, वो कहीं ना कहीं फिर सही नहीं उठेगा। और वो हमने सब देखा है कि पिछले इलेक्शंस के बाद क्या हुआ था समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में, स्टेज के ऊपर नेताजी और अखिलेश यादव के बीच। लेकिन वो सारी बातें अब ठंडे पड़ चुकी हैं। लेकिन अगर कल सुबह 10 बजे अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है, जैसा कि अभी पुष्टि हुआ है, इट इज गोना बी वेरी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर समाजवादी पार्टी। क्योंकि हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम द फर्स्ट फैमिली ऑफ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम नेताजी के परिवार की बात कर रहे हैं। और उनके परिवार का एक ऐसा व्यक्ति अखिलेश यादव के अलावा जिसको पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो है अपर्णा यादव, जो उनके छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव। उनको पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, और ये बात जग जाहिर है। लेकिन अपर्णा यादव अभी से नहीं, 2017 के इलेक्शंस में भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या उन्हें टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, या वो लेना नहीं चाहती थी? क्योंकि आज ही विवेक, उनकी शिवपाल यादव से भी एक लंबी बैठक हुई है, उसके बाद वो बीजेपी जा रही है। तो क्या शिवपाल ने भी उन्हें मना किया? तो आखिरकार यही वो सारी चीजें हैं जो अब निकल के सामने आएंगी, और अपर्णा यादव जब खुद सच बताएंगे। लेकिन ये बात बताया जा रहा है कि कल सुबह 10 बजे वो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य इस जानकारी के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे। अपर्णा यादव शामिल होने के लिए जा रही है बीजेपी में, कल सुबह ये कार्यक्रम होगा। सिंबॉलिज्म के तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा सेटबैक विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की मुश्किलें यहीं कम नहीं हो रही। यहां पर आप प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, और यहां पर आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं। कट्टरता फैलाएंगे तभी वोट पाएंगे क्या? इसी लाइन पर ये दोनों पार्टियां चल रही है, क्योंकि एक नाहिद हसन के साथ और एक तौकीर रजा के साथ नजर आती हैं। प्रियंका गांधी तौकीर रजा के साथ नजर आई थी, हमने आपको तस्वीर दिखाई है, देखिए वो तस्वीर जिसमें वो तौकीर के साथ नजर आई थी। और अब अखिलेश यादव की तस्वीर भी दिखाई जब वो नाहिद हसन के साथ नजर आए थे। और नाहिद हसन की गिरफ्तारी हो चुकी है नामांकन के दिन, जब वो पर्चा दाखिल करने के लिए गए थे। ये देखिए पुलिस जब उन्हें साथ में ले जा रही थी नाहिद हसन को, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर तौकीर रजा, जिसके साथ हमने अभी आपको प्रियंका गांधी की तस्वीर दिखाई, वो तौकीर रजा सवालों में क्यों है, विवादों में क्यों है, बयान क्या था उनका, वो जानने की कोशिश करते हैं।
किस तरह से तौकीर रजा ने एक एक करके, देखिए तौकीर रजा का सबसे पहले वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में 59 सेकंड के वीडियो में कई भड़काऊ बातें करते नजर आ रहे हैं। तौकीर रजा कहते हैं जिस दिन नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, पहले मैं लड़ूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। ये इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं। जिस दिन नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया, तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। ये तौकीर रजा की वीडियो में इस तरह के शब्द हैं। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, ये तौकीर रजा के शब्द हैं। तौकीर रजा इन बयानों को लेकर गिरे, लेकिन इसके बाद जो फोटो ट्वीट किया गया कांग्रेस के तरफ से तौकीर रजा और प्रियंका गांधी का, उससे सवाल कांग्रेस की सियासत को लेकर भी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने देश के बारे में उनकी मंशा क्या है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दागी दंगाई से लेकर नफरती बयानों की बाढ़ सी आ गई है। समाजवादी कांग्रेस सहित कई दलों में चुनाव से ठीक पहले नफरत और कट्टरता फैलाने वालों की पूछ बढ़ गई है। हिस्ट्री शीटर से लेकर गैंगस्टर तक और नफरत फैलाने वाले सियासी पार्टियों के पसंद बनते जा रहे हैं। अभी अखिलेश की पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर बीजेपी आग बबूला थी, अब कांग्रेस में नफरत फैलाने वाले की एंट्री और कांग्रेस के समर्थन की बात कहने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है। हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। प्रियंका के साथ ये तस्वीर कांग्रेस ने शेयर की और उसके बाद बवाल मच गया। प्रियंका के साथ मौलाना तौकीर रजा की ये तस्वीर है जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन ये वायरल वीडियो कांग्रेस और प्रियंका के लिए मुसीबत का सबब भी बन चुका है। जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया, मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। लगता है अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर हमलावर है। योगी ने साफ कहा था कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों और दागियों के सहारे यूपी में फिर पुराना राज वापस लाना चाहती है, लेकिन अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई किराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में कैराना से फरार गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया था और नाहिद हसन को नामांकन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बीजेपी ने अखिलेश पर सीधा हमला बोल दिया था और अब प्रियंका गांधी भी सवालों के घेरे में है। तो प्रियंका गांधी की तस्वीर तौकीर रजा के साथ देखने को मिली, जो ट्वीट कांग्रेस की तरफ से सामने आया था। उस ट्वीट के बाद क्या कुछ लिखा गया उस ट्वीट में और बीजेपी ने कैसे हमला किया, ये आपको हम फटाफट बताते हैं। ये ट्विटर वॉर जो चल रहा है दोनों के बीच, ये देखिए तौकीर पर कांग्रेस किस तरह से घिर गई है। बीते दिनों मौलाना तौकीर की प्रियंका से मुलाकात हुई, ये कांग्रेस पार्टी ने लिखा। तौकीर ने यूपी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आगे लिखते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस को दे दिया है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। यह तौकीर पर कांग्रेस का बयान। अब आते हैं समित पात्रा। समित पात्रा ने पलटवार किया। बीते दिनों मुलाकात, क्या इसी मुलाकात के बाद मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने अगर कानून हाथ में लिया तो हिंदुओं को देश में रहने की जगह नहीं मिलेगी और हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। प्रियंका गांधी जी, आप तौकीर रजा खान के साथ भारत का कौन सा नक्शा बदलना चाहती हैं, यह बताने का कष्ट करें। ये इन्होंने साफ तौर पर पलटवार किया।
अब सवाल यह है कि तौकीर रजा हैं कौन? तौकीर रजा की चर्चा और तौकीर रजा के भड़काऊ बयान अचानक से सामने कैसे आए? तौकीर रजा कौन है, इस पर नजर डालते हैं। तौकीर रजा जो है वो बताया जाता है कि विवादित बयानों के लिए काफी चर्चित और मशहूर चेहरा है। यूपी के बरेली के रहने वाले हैं तौकीर रजा। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं और आला हजरत दरगाह से ताल्लुक रखते हैं। आला हजरत का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है। 2022 विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऐलान यह किया गया है कि तौकीर रजा 5 राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। लेकिन तौकीर रजा के विवादित बयान पर रिपब्लिक भारत ने उनसे बात की तो तौकीर रजा सफाई देने में जुट गए। क्या कुछ कहा तौकीर रजा ने अपने बयान पर रिपब्लिक भारत को, आइए सुनते हैं। तौकीर रजा, कांग्रेस को बिना किसी शर्त के समर्थन। लगातार आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं देश छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएंगे, कंट्रोल से बाहर हो गए नौजवान। तो नहीं, मैंने किसके लिए कहा? मेरा आधा सच जो दिखाया गया है, मैं बार बार कहता हूं कि आधा सच जो होता है झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। पूरा मेरा वीडियो देखिए, मैंने उसमें सिर्फ एकता की बात की है, भाईचारे की बात की, शांति की बात की है। और मैंने ये कहा है कि मैं अपने नौजवानों को अपने कंट्रोल में रखता हूं, हमारे उलमा अपने नौजवानों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अगर ये बेकाबू हो गए तो 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने का बयान देने वाले जैसे लोग जो हैं, इनको पनाह नहीं मिलेगी। और इनको मैं आज भी कहता हूं कि हिंदुस्तान में इन्हें पनाह नहीं मिलनी चाहिए, इनका ठिकाना जेल होना चाहिए। रजा साहब, देश का नक्शा बदल के कौन सी एकता होती है? हिंदू मुस्लिम देश का नक्शा बदल के कौन सी एकता होती है सर? जी, देश का नक्शा बदल जाएगा, ये आपके ही शब्द है। नक्शा कहाँ बदला जा रहा है? नहीं, तो साफ और सीधा सवाल था तौकीर रजा से, देश का नक्शा बदल जाएगा। इस बयान के मतलब क्या है, इस बयान के मायने क्या है? तो तौकीर रजा इस बयान को पलटकर बताने लगे। बहरहाल तौकीर रजा कांग्रेस पार्टी के साथ इससे पहले भी मंच साझा करते नजर आए। देखिए तौकीर रजा यहां पर मंच पर कांग्रेस के नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरों के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन तौकीर रजा सिर्फ कांग्रेस को साथ दे रहे हैं, यह बात सामने आ रही है। लेकिन तौकीर रजा अखिलेश यादव को कैसे घेर रहे हैं? अखिलेश यादव को लेकर तौकीर रजा यह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधियों और मुसलमानों को अपना वोट बंटने नहीं देना है। तौकीर रजा का यह बयान अखिलेश यादव के खिलाफ सामने आया। क्या कुछ कहा तौकीर रजा ने अखिलेश के खिलाफ, यह भी सुनिए। भाजपाई सरकार बनाने के लिए मेरी दरख्वास्त है कि अगर हमें कुर्बानी भी देना पड़ती है तो हमें देना। मैं आज अपनी कुर्बानी, अपनी पार्टी की कुर्बानी देकर आपके साथ आया हूं। अगर आपको किसी का साथ देना पड़े तो मेरी दरख्वास्त है, फैसला कांग्रेस ने लेना है कि किसका समर्थन, जिसके भी ज्यादा एमएलए होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात है। तो तौकीर रजा इकलौते ऐसे शख्स नहीं है जो भड़काऊ या फिर इस तरह के बयान को लेकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर आ रही है। यह है नाहिद हसन, जो गैंगस्टर हैं, काफी चर्चित और लंबे समय से फरार चल रहे थे। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी से टिकट मिला, नामांकन करने के लिए पहुंचे और जैसे ही पहुंचे पुलिस ने धर दबोचा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सहारनपुर दंगे के आरोपी मुहर्रम अली पप्पू को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। 2014 के सहारनपुर दंगे के आरोपी हैं और इनको टिकट दिया गया है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? जब दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को चुनाव और राजनीति में बढ़ावा देने की बात आती है तो सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि ऐसी तस्वीर सामने आती है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आर पार की स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। सबसे पहले नाहिद हसन का प्रोफाइल आपके सामने रखेंगे। नाहिद हसन, दंगाइयों और दागियों पर आर पार की लड़ाई जो चल रही है। नाहिद हसन 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की भलाई करना चाहते हैं। लेकिन प्रोफाइल देखिएगा, कैराना पलायन में नाम जुड़ा हुआ था, गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी की गई है, आज जमानत याचिका डाली थी, खारिज हो गई। कैराना से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अगला चेहरा लाइए रफीक अंसारी साहब का। रफीक अंसारी साहब मेरठ शहर सीट से विधायक हैं। रफीक पर कई मामले दर्ज हैं। 2007 में जानलेवा हमले का आरोप है। समाजवादी पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। एक और जाने माने चर्चित चेहरे जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, मुहर्रम अली पप्पू, सहारनपुर दंगे के आरोपी हैं। 2014 हिंसा के भी मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी।
समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है इस बार। एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं, एक और शख्स, एक और प्रोफाइल। हाजी यूनुस एसपी-आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हाजी यूनुस पर 23 केस दर्ज हैं। कौन कौन से केस हैं? हत्या, गैंगस्टर एक्ट, लूट के कई मामले दर्ज हैं और इनको चुनाव लड़वाया जा रहा है। मदन भैया, लोनी सीट से मदन भैया को टिकट दिया गया है। मदन भैया पर करीब 10 केस दर्ज हैं। जानलेवा हमले, गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज है। 4 केस में कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो ये वो लोग हैं जिनको चुनाव लड़वाए जा रहे हैं और चुनाव में जो है वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं कि एक तरफ जहां ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपनी चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। यह तस्वीर आप देखिए, आज एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए, खासकर पूर्वांचल की जो सीट्स हैं, गोरखपुर के आसपास और काशी के आसपास, बलिया के आसपास जो तमाम सीट हैं उस पर चर्चा करने की कोशिश की गई है। उस पर नजर डालते हैं और आइए देखते हैं कि किस तरह से आज की जो 5 घंटे की बैठक चली है वो उसमें टिकट पर क्या कुछ मंथन हुआ है। ये लगातार दूसरा दिन था जब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। दिल्ली में 5 घंटे तक बीजेपी की बैठक हुई। काशी, गोरखपुर के आसपास और इनके इलाकों में जो सीट्स हैं उन पर चर्चा हुई कि उन पर कौन कौन से उम्मीदवार उतार जाएं, कौन कौन से काबिल उम्मीदवार हैं, किस विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, कौन से विधायक को रिप्लेस करना है, कौन से विधायक को टिकट दोबारा दिया जा रहा है। इन तमाम विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा हुई और सबकी रिपोर्ट कार्ड, एक एक विधायक की रिपोर्ट कार्ड इस बैठक में रखी गई। जिन जिन सीटों पर चर्चा हो रही थी उन सीटों को लेकर बैठक में यूपी के सभी सीटों पर चर्चा हुई है, ऐसी भी हमें जानकारी मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में खुद मौजूद थे। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की फिर बैठक होने वाली है और खबर यह मिल रही है कि जल्द ही बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। बाकी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है, ये हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन बीजेपी ने जो नया फॉर्मूला शुरू किया है, एक परिवार एक सीट, इससे बीजेपी के अंदर कई परिवारों में खलबली मची हुई है और उन्हीं में से एक है रीता बहुगुणा जोशी, जो पुत्र मुंह में सांसद पद छोड़ने को तैयार है। दरअसल रीता बहुगुणा जोशी चाहती हैं कि उनके बेटे को 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाए और उसके लिए काफी जोर लगा रही हैं। सबसे पहले देखिए आखिर ये मामला क्या है। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया है, पार्टी को तय करना है। एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में, मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। दरअसल तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं और तमाम जो दावे हो रहे हैं वो लखनऊ कैंट सीट को लेकर हो रही है। लखनऊ कैंट सीट इस वक्त बहुत ही हॉट सीट बनी हुई है और तमाम दावे इसी सीट को लेकर ठोके जा रहे हैं। बीजेपी के कई नेता इस सीट पर दांव लगा रहे हैं। 2017 में सीट रीता बहुगुणा जोशी जीती थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की अपर्णा यादव रही थी और आपको याद होगा कि अपर्णा के आने की खबरें अभी हमने आपको बताई। रीता बहुगुणा के सांसद बनने के बाद यहां पर उपचुनाव कराया गया। 2019 में बीजेपी के सुरेश तिवारी इस सीट को जीत गए। इस सीट पर ब्राह्मणों का दबदबा माना जाता रहा है। अब तक अगर इसके आप बैकग्राउंड को देखेंगे, इस सीट के इतिहास को देखेंगे तो इस सीट पर 17 बार चुनाव हुए हैं, 12 बार ब्राह्मण उम्मीदवार जीतकर सामने आए हैं। 1991 से अब तक एक बार बीजेपी हारी है, यानी कि बीजेपी के लिए यह सुरक्षित सीटों में से एक है। अब कौन कौन से दावेदार हैं ये आपको दिखाते हैं। अपर्णा यादव, जो अब बीजेपी में शामिल होने की खबरें हमने आपको अभी बताई, अपर्णा यादव और दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है, 2 प्रबल दावेदार लखनऊ कैंट सीट से। लेकिन इस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा ये बीजेपी आलाकमान तय करेगी, बीजेपी की पार्टी तय करेगी। ये अब आपको बताते हैं कि हॉट सीट कैसे है, कौन कौन से और दावेदार हैं। 2 दावेदार हमने आपको दिखाए अभी, अपर्णा यादव और दिनेश शर्मा। इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं इस हॉट सीट के चक्कर में, ये भी नजर डाल लीजिए। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को इस
सुरक्षित सीट से उतारना चाहती हैं। सुरक्षित मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैंने अभी आपको बताया। बेटे मयंक जोशी के लिए रीता बहुगुणा जोशी टिकट मांग रही हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की भी नजर इस सीट पर है और वो भी यहां से दावा कर रहे हैं, इसकी हमें जानकारी मिल रही है। अपर्णा यादव भी लखनऊ कैंट से टिकट की रेस में है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव है और बता दें आपको कि जो संयुक्ता वर्तमान विधायक हैं सुरेश तिवारी भी यहां पर रेस में है। योगी सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह की भी नजर है यहां पर और कई और नामों की चर्चा इस सीट को लेकर हो रही है, ये हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत तो इसी तरह से दिलचस्प होती नजर आ रही है और बीजेपी ने जो एक सीट और एक परिवार का फॉर्मूला दिया है, इससे कई नेताओं में खलबली मच गई है, कई नेताओं में हलचल मची हुई है और इसके बाद कई सारे जो दावे हैं वो एक एक कर सामने आने लग गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब की सियासत का रुख करते हैं। पंजाब में छापे पर सियासी भूचाल। पंजाब में चुनाव होने लेकिन उससे पहले ईडी ने छापा मार दिया है। तस्वीरें आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले ये जो घर आप देख रहे हैं वहीं पर छापा मारा गया है और इसका जो कनेक्शन जुड़ रहा है वो चन्नी के साथ जुड़ रहा है। और बरामदगी जो हुई है कैश की, देख लीजिए तस्वीरों में, इतना सारा कैश चुनाव के ठीक पहले। और सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर से जो दावा इस वक्त सामने आ रहा है उसके मुताबिक 6 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 4 करोड़ जो है वो भूपिंदर सिंह के घर से मिला है। भूपिंदर सिंह कौन है? चन्नी के भतीजे बताए जा रहे हैं। और ये जो कार्रवाई चल रही है वो हम आपको कार्रवाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लगातार ये जो तस्वीरें हैं आप इसे देख सकते हैं। इतना सारा कैश मिला है और इस कैश का कनेक्शन जो है वो सीएम चन्नी से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद चन्नी घिर गए हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतना सारा कैश, क्या इसका इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव में होना था? क्या इस कैश के जरिए चुनाव लड़ने की और जीतने की योजना बनाई जा रही थी? क्या है छापेमारी की पूरी इनसाइड स्टोरी, ये हम आपको बताते हैं जल्दी से। सीएम चन्नी के भतीजे के ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ी। मोहाली में घर है और जहां ईडी की रेड पड़ी, भूपिंदर के घर के अलावा 10 और जगहों पर रेड पड़ी। कुदरतदीप सिंह से लिंक किए जांच की जा रही है। कुदरतदीप पर अवैध रेत माइनिंग का आरोप है। 2018 में कुदरतदीप के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। रेत खदान के ठेके में काले धन का शक था। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी जांच की जा रही है। पंजाब में अवैध रेत खनन चर्चित मुद्दा रहा है। कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस पर भी इस मामले में आरोप लगाया था। अवैध रेत खनन से जुड़े होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी एक्शन में है और जो तस्वीर सामने आई वो हमने आपको दिखाई। अब आपको छापेमारी की वो तस्वीर दिखाते हैं जब छापा डालने के लिए टीम पहुंची ईडी की। उसके बाद आप देखिए कि वहां पर किस तरह से कार्रवाई की गई। यही वो घर है जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी। और ये देखिए ईडी की टीम जब अचानक वहां पर पहुंची तो लोग सख्ते में आ गए और लोगों को पता नहीं था कि छापा पड़ गया है। और उसके बाद यहां पर जो बरामदगी हुई वो तस्वीर भी हमने सामने रखी। एक बार फिर से आपको मैं अपने पीसीआर से कहूंगा वो कैश वाली तस्वीर आपको दिखाएं। इतना सारा कैश मिला है जिसका इस्तेमाल पंजाब के चुनाव में किए जाने का शक भी जताया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा कैश जो है ये पंजाब चुनाव से पहले बरामद होना एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है। हालांकि इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है और बीजेपी की आदत है चुनाव से पहले सत्ताधारी दल को परेशान करना केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। देखिए एक रिपोर्ट। ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसका मामला 2018 में सामने आया था जब पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया था। लेकिन जांच का फंदा जब सीएम चन्नी के रिश्तेदार तक पहुंच गया तो फिर सियासत भी शुरू हुई। पंजाब में कांग्रेसी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीधे आरोप लगाया कि उनको दबाव बनाने के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे। अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई के दौरान मोहाली में चन्नी के रिश्तेदार के आवास पर छापेमारी की गई। कई घंटों तक की छापेमारी जारी रही।
चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर के दोस्तों को साथ ले गई ईडी की टीम। वहीं इसके साथ ही इस रेड के दौरान 4 करोड़ कैश बरामद हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी पर बौखलाहट का आरोप लगा रही है। और एक और पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी ने आखिरकार सीएम फेस का ऐलान कर दिया और आम आदमी पार्टी का दावा है कि सीएम का चेहरा चुनने में पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के फेस होंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया और उसके बाद ये तस्वीर देखिए जब भगवंत मान भावुक होते नजर आए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो गले लगाकर इस बात का ऐलान किया। और ये देखिए हाथ उठाकर विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए भगवंत मान। लेकिन बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है और इसके साथ साथ बाकी पार्टियों ने भी, कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली है। कैसे हुआ ये चयन, ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। इस चयन को कैसे पूरा किया गया, कैसे ये सिलेक्शन हुआ, जो दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। भगवंत मान होंगे सीएम फेस, ये केजरीवाल ने इस बात का आज ऐलान किया। आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई के प्रमुख हैं भगवंत मान। दरअसल मिस्ड कॉल के आधार पर यह घोषणा की गई है। पिछले हफ्ते नंबर जारी किया गया था। सीएम कैंडिडेट के लिए मिस्ड कॉल करने को कहा गया था। इस लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम था। केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं उसकी माने तो भगवंत मान को 93% वोट मिले, यानी कि मिस्ड कॉल मिले। 21 लाख लोगों ने अपनी राय दी। यह दावा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का है। साथ ही यह भी दावा करते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं पंजाब के अंदर, पंजाब में एक बड़ा फेस है, उनके समर्थन में महज 3 वोट पड़े। यह दावा था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में बहुत कम दिनों का वक्त बचा है और सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है और केजरीवाल एंड कंपनी ने पार्टी के पंजाब के बड़े नेता भगवंत मान पर भरोसा जताया है। सीएम के लेवल तक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पर ये आम आदमी पार्टी है, इसमें रहोगे, वफादारी के साथ काम करते रहोगे तो कोई भी पद जो है आपसे दूर नहीं रहेगा। मान साहब, अगर बात करें तो आज आम आदमी पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान दिया है, लेकिन जो आपका प्रचार चल रहा है, एक मौका केजरीवाल को या एक मौका भगवंत मान को? अब दोनों को, 1-1, 2-11 जोड़ी बन गई। अब पंजाब में भगवंत मान, मेरा नाम उन्होंने लिया, दिल्ली में वो हैं, और केजरीवाल ने कहा था वोटिंग के समय भी, आज भी बताया कि कुछ लोगों ने वोट कर दिया केजरीवाल के नाम पे। उन्होंने कहा मैं इस रेस में नहीं हूँ, पंजाब को पंजाब चलाएगा, पंजाबी चलाएंगे। मान को सीएम फेस बनाए जाने के लिए आम आदमी पार्टी ने लोगों से मिस्ड कॉल के जरिए राय ली। केजरीवाल ने दावा किया है कि भगवंत मान के समर्थन में 93% से ज्यादा लोगों ने समर्थन जाहिर किया है। तो ये भारत की बात है। मैं फिलहाल इतना ही। कल फिर बड़ी खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए फौरन लौट रहे हैं।